हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 1982 से होती है, जहाँ पे हम एक हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म लेते हुए देखते हैं जिसका नाम मार्क जार्विस होता है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होगा। अब देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं और हम आते हैं 102 साल के बाद, यानी अब साल है 2084, जहाँ पे एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एलिजाबेथ नाम के लड़की को देखते हैं, जिसका इस रिसर्च सेंटर में आज पहला दिन होता है, जो कि बाय प्रोफेशन एक नर्स रहती है। रिसर्च सेंटर के रिसेप्शनिस्ट एलिजाबेथ को डॉक्टर वेस्ट से मिलने के लिए लेके जाया जाता है। वही उनसे मिलने के बाद डॉक्टर वेस्ट एलिजाबेथ को रिसर्च सेंटर दिखाने के लिए लेके जाते हैं और एलिजाबेथ को उसके काम के बारे में बताने लगते हैं। डॉक्टर वेस्ट उससे कहते हैं कि हमारा टेस्ट सब्जेक्ट जो कि अभी अनकॉन्शियस है और अगले 24 घंटे में वो वापस जिंदा हो जाएगा, जिसका तुम्हें पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा, उसे हमेशा तुम्हें खुश रखना होगा। इसके लिए ये काफी रेप्यूटेड एजेंसी रहती है, इसीलिए एलिजाबेथ मान जाती है। अब यहाँ से मूवी वापस अतीत में जाती है और अब साल है 2015, जहाँ पे हम मार्क को देखते हैं जो बड़ा हो चुका होता है। मार्क के डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे 3rd स्टेज कैंसर हुआ है और उसके पास जीने के लिए बस अब 1 साल है। और ये सब कुछ सुन के उसे काफी बड़ा शॉक लगता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम मार्क को उसकी गाड़ी में सड़क के किनारे खड़ा देखते हैं कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड नियोमी आती है, जिसे मार्क की कंडीशन के बारे में रिसेंटली पता चला था। नियोमी आकर मार्क को गले लगाती है और दोनों भी नाइट स्पेंड करते हैं और अगले दिन मार्क को उसके घर पे हम नियोमी के साथ देखते हैं। नियोमी मार्क से कहती है कि वो उसके जाने के बाद नहीं रह पाएगी और उससे मार्क की ये हालत देखी नहीं जा रही होती है, इसीलिए मार्क को अच्छा फील करवाने के लिए वो उसके सारे दोस्तों के साथ डिनर प्लान करती है। लेकिन मार्क का इस पे कुछ भी असर नहीं पड़ता और वो उठकर अपने कमरे में टैबलेट लेने के लिए चला जाता है। मार्क वापस बाहर आता है और अपने सभी दोस्तों को 7 साल पुराना एक आर्टिकल दिखाता है, जिसमें कैसे कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर स्टेम सेल की मदद से एक मरे हुए चूहे का बायो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ था और आगे उस आर्टिकल में लिखा था कि आने वाले सालों में इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करके उनके भी ऑर्गन्स बायो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे मार्क को मरना नहीं था, उसे कुछ और साल जीना था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कब इंसानों पर किया जाएगा उसकी कोई डेट नहीं होती। आज से 10 से 15 साल भी लग सकते थे और इसी कारण से मार्क फैसला करता है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर क्रायोस्टेटिस नाम के प्रोसेस की मदद से फ्रोजन स्लीपिंग स्टेट में चला जाएगा, यानी क्रायो स्लीप में, और वो फ्यूचर में ही उठेगा ताकि फ्यूचर के लोग सेल के टिश्यू को रीजनरेट करने की टेक्नोलॉजी की मदद से उसे एक बार फिर से जिंदा कर पाएंगे, जो कि फ्यूचर में और एडवांस हो चुकी होगी। मगर वही दूसरी तरफ नियोमी मार्क के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो चाहती थी कि मार्क अपने अभी वाली ट्रीटमेंट चालू रखे, जिस पर मार्क कहता है कि मेरे पिता को भी कैंसर था और उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई थी, पर फिर भी वो जिंदा नहीं बच पाए और मैं नहीं चाहता कि मैं भी उन्हीं की तरह मर जाऊं। इसी बीच में मार्क का एक फ्रेंड मार्क से कहता है कि डॉक्टर उसकी बॉडी को क्रायोस्टेटिक स्टेज में उसकी डेथ होने के बाद ही लेके जा सकते हैं, पर मार्क के पास इसके लिए भी एक प्लान होता है कि वो सुसाइड करके खुद की जान दे देगा ताकि डॉक्टर के पास लीगली राइट्स आ जाएंगे कि उसके बॉडी को वो क्रायोस्टेटिक स्टेज में डालने के लिए। अब सीन वापस फ्यूचर में आता है, जहाँ पे डॉक्टर वेस्ट अपनी टीम के साथ मिलकर स्टेम सेल की मदद से एक पूरे इंसान के शरीर को बना रहे होते हैं। वही कुछ समय के बाद इस बनाए हुए इंसान की आंखें खुलती है और यहाँ पे हम एज अ ऑडियंस फाइनली समझ पाते हैं कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद मार्क है, जिसे डॉक्टर ने उसके पुराने शरीर के सैंपल्स और स्टेम सेल की मदद से एक नई बॉडी दी होती है उसे फिर से जिंदा करने के लिए। और जिस तरह किसी न्यूबॉर्न बेबी का शरीर से एक कॉर्ड लगी होती है, वैसे ही मार्क के शरीर से भी ऐसी ही एक पाइप जैसी कॉर्ड जुड़ी हुई थी ताकि मार्क के शरीर को वो सारी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके जिसकी उसे जरूरत है, और इसके बिना वो मुश्किल से कुछ घंटे ही जी पाएगा। अब मार्क की आँख खुलने के बाद डॉक्टर उसे एक माइंड रीडर नाम का डिवाइस देते हैं ताकि वो मार्क के माइंड से उसकी पिछली जिंदगी की सारी मेमोरीज को कंप्यूटर चिप में स्टोर कर सके, जिसे वो पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे, क्योंकि मार्क एक ऐसा इंसान होता है जिसे मरने के बाद फिर से जिंदा किया गया था। वही मूवी के स्टार्टिंग में हमने एलिजाबेथ इस नर्स को देखा था
जो डॉक्टर वेस्ट के यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई होती है। यहाँ पे डॉक्टर वेस्ट दरअसल मार्क की ही बात कर रहे होते हैं, जिसकी टेक केयर एलिजाबेथ को आने वाले 100 दिनों तक करनी होगी और इन 100 दिनों तक मार्क को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। अब एक एक करके कुछ दिन बीत जाते हैं। मार्क वही उस कमरे में अकेला रहा करता था। उसकी हालत इम्प्रूव हो रही थी, लेकिन अकेले ही रहने के कारण वो काफी लोनली महसूस करने लगता है और इसीलिए अपने पिछली जिंदगी की उन सारी मोमेंट्स को वो याद करता है, जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड नियोमी के साथ बिताए हुए पल और अपने दोस्तों के साथ किए गए मजे, पार्टीज। वही मार्क ने अपने पिछली जिंदगी में जो कुछ भी सोच के रखा था कि उसके फ्यूचर में नई जिंदगी ऐसी होगी, वैसे कुछ भी उसके प्लान के अनुसार नहीं हो रहा था। इनफैक्ट उसे चलने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ रही थी और इन सब चीजों के कारण मार्क काफी उदास रहने लगता है। अब देखते ही देखते समय बीतता जाता है और उसके वापस जिंदा होने के बाद 100 दिन बीत जाते हैं और इसी बात की खुशी मनाने के लिए डॉक्टर वेस्ट अपनी पूरी टीम के साथ मार्क के लिए एक केक लाते हैं। मार्क को एक बॉक्स एज ए गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें उसके पुराने जिंदगी के जुड़े हुए सारी चीजें रखी गई थी, जिसे देख मार्क को उसके लाइफ के वो सारे पल फ्लैशबैक होने लगते हैं जो वो कभी भी भुलाना नहीं चाहता था। मार्क को नियोमी का लिखा हुआ एक खत मिलता है जो वो एलिजाबेथ को पढ़ने के लिए कहता है। नियोमी ने उस खत में उसे लिखा होता है कि वो उससे बहुत ही प्यार करती है। ये खत नियोमी ने मार्क के क्रायोजेनिक स्लीप में जाने के बाद लिखा हुआ था और वो बताती है कि वो कैसे आज भी उससे प्यार करती है। लेकिन समय के साथ साथ मार्क भले ही स्लीप में था, लेकिन नियोमी की हालत खराब होने लगती है और जब नियोमी 50 साल की हुई थी तब उसने भी खुद को मार्क की तरह क्रायोजेनिक स्लीप में डालने का फैसला किया था, ताकि फ्यूचर में वो एक बार फिर से मार्क के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। लेकिन खुश होने के बजाय मार्क को काफी बुरा लगने लगता है कि कैसे उसने सिर्फ खुद के बारे में ही सोचा और इसीलिए डॉक्टर वेस्ट से रिक्वेस्ट कर वो उसी जगह आता है जहां नियोमी का शरीर क्रायो स्लीप में रखा हुआ था। मार्क डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो नियोमी को भी उसी तरह वापस जिंदा कर दे जैसे उसे जिंदा कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना करते हैं और उसे एक कारण बताते हैं कि जब नियोमी का शरीर उन लोगों ने क्रायो स्लीप में डाला था तब उसका शरीर काफी कमजोर हो चुका था और इसीलिए वो लोग अभी के टेक्नोलॉजी की मदद से उसका शरीर वापस रीजनरेट नहीं कर सकते। अब ये जानने के बाद मार्क खुद को नियोमी की इस हालत का जिम्मेदार समझने लगता है और भी उदास रहने लगता है, जिससे उसकी हालत काफी अनस्टेबल होने लगती है। वहीं एलिजाबेथ और डॉक्टर वेस्ट भी मार्क के इस बदलते हुए कंडीशन को नोटिस करते हैं और इस पर डिस्कशन करने लगते हैं। एलिजाबेथ कहती है कि उन्हें मार्क को रिसर्च सेंटर से बाहर जाने देना चाहिए ताकि बाहर की दुनिया को देख वो नियोमी को भुला पाए, लेकिन डॉक्टर वेस्ट कहती है कि उन्हें मार्क को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो खुद ही नियोमी और अपने पिछले जिंदगी को पूरी तरीके से भुला पाए। लेकिन यहाँ पे एलिजाबेथ भी कहीं ना कहीं मार्क से अट्रैक्ट हो रही थी और उसे उसकी काफी फिक्र रहती है, इसीलिए वो मार्क को सेक्सुअली प्लेजर देने की कोशिश करती है। लेकिन इस बात से भी मार्क पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वही एक रात सबके जानने के बाद मार्क डॉक्टर वेस्ट के रूम की कीज चुरा लेता है और उनके कमरे में घुस जाता है, जहां उसे डॉक्टर वेस्ट की माइंड रीडर डिवाइस मिलता है। मार्क उस डिवाइस को पहन लेता है, जिससे उसे डॉक्टर वेस्ट के मेमोरीज और उनके द्वारा किए गए पास्ट के सारे एक्सपेरिमेंट के फ्लैशबैक दिखाई देने लगते हैं। और यहाँ पे मार्क को पता चलता है कि उसके पहले भी डॉक्टर वेस्ट ने काफी सारे लोगों पर यही एक्सपेरिमेंट किए गए थे, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुके थे। और उसे आगे पता चलता है कि जिंदा होने के बावजूद भी लोगों के बॉडीज में कॉम्प्लिकेशन के कारण उनकी मौत हो गई थी, मगर लकीली मार्क पर किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। अब कुछ समय के बाद हम डॉक्टर वेस्ट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहां वो अपने इन्वेस्टर और सपोर्टर्स के सामने पहली बार मार्क को लेके आती है और सबको अपने प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट की खबर देती है। डॉक्टर वेस्ट आगे ये कहती है कि वो और उनकी टीम मिलकर नियोमी को भी जिंदा करने की कोशिश करेंगे ताकि मार्क और नियोमी दोनों एक बार फिर से मिल सके। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद मार्क डॉक्टर वेस्ट के पास उनसे मिलने के लिए आता है और उन्हें आकर काफी खरी खोटी सुनाने लगता है कि वो उन सभी लोगों की मौत की जिम्मेदार है
जिनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि फेल हो गए थे। डॉक्टर वेस्ट भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है और मार्क को भी वो बताने लगती कि ये सारी बातें वो प्रेस में किसी और को ना बताए, क्योंकि एक तरह से मार्क के जिंदा होने की वजह डॉक्टर वेस्ट के फेल एक्सपेरिमेंट्स ही है, जिससे उन्हें उनकी गलतियों को सही करने का मौका मिला और फाइनली जाकर एक दिन उन्होंने मार्क पे अपना एक्सपेरिमेंट कामयाब किया। अब मार्क कुछ समय के बाद वापस क्रायोजेनिक स्लीपिंग पॉड के यहाँ पे आता है, जहाँ मार्क को ढूंढते हुए एलिजाबेथ भी आ जाती है। मार्क एलिजाबेथ को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसने क्रायोजेनिक स्टेज में जाने के पहले खुद की जान देने के लिए जहर पी लिया था। आगे वो बताता है कि उसने इस फ्यूचर के जिंदगी के लिए काफी होप रखे थे, लेकिन उसे अभी जो जिंदगी मिली है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है और वो एलिजाबेथ से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद की जान दे सके और अपने इस पेन से बाहर निकल पाए। लेकिन एलिजाबेथ रोते हुए उसकी मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि एलिजाबेथ भी मार्क से प्यार करने लगी थी। अब मार्क और भी दुखी होता है और वो वापस अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे एलिजाबेथ भी उसके पीछे पीछे आकर मार्क को गले लगाती है, पर साथ ही मार्क के कानों में उस दवाई का नाम भी बता देती है जिसे पीकर मार्क आराम से मर पाएगा। मार्क फिर रिसर्च सेंटर के लैब में जाता है और एलिजाबेथ की बताई हुई दवाई पीने जा ही रहा होता है कि तभी उसे वही फ्लैशबैक आता है जब मार्क ने अपनी पिछली जिंदगी में जहर पीकर खुद की जान दी होती है। जिसके बाद मार्क उसी बॉटल को लेता है और एक बार फिर से नियोमी के क्रायोजेनिक स्लीपिंग पॉड के यहाँ पे आता है और अपनी यादों को याद करते हुए वो दवाई पीता है और पॉड की पावर सप्लाई को काट देता है, ताकि अगर फ्यूचर में नियोमी को भी जिंदा किया जाएगा तो वो इन एक्सपेरिमेंट के हिस्सा बनने से बच पाएगी। और वो उधर ही बैठकर अपने मरने का इंतजार करने लगता है। अब वही मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि मार्क की आँख खुलती है और सामने जिसे डॉक्टर वेस्ट ने समय रहते बचा लिया था, और डॉक्टर वेस्ट उसे समझाती है कि तुम्हें कैंसर से मरना नहीं था, इसीलिए तुमने इस दूसरे जिंदगी को चुना था और इस दूसरे जिंदगी को बर्बाद मत करो। तुम्हें साइंस ने एक और चांस दिया है, अपनी जिंदगी तुम अच्छा कर सकते हो। और उसी होप के साथ ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।